बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे कंफर्म कीजिएगा आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू सो मच। जी, आप सबको मैं बताती चलूँ कि ये वेबिनार पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है लैंग्वेज डिसऑर्डर पर, और हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं मैम अनम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अनम जो हैं वो उन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है एज ए SLP एक्सपर्ट। मैम काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अनम है और मैंने एमएस किया अपना एसएलपी में रिसेंटली 2021 में रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इसके अलावा मैं अगर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस का बताऊं तो मैंने रेलवे हॉस्पिटल में काम किया है और मैंने एसएफआरसी में काम किया है, प्रोफाइल क्लिनिक्स में मैंने काम किया है। 2 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में और इसके साथ साथ जो है मैं रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर स्पीच पैथोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू अमंग अस। आप काइंडली स्क्रीन शेयर अपनी कर लीजिए। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। बाकी सब भी ठीक। ज़रा बता दीजिए, अगर कहीं से किसी के साथ कोई इशू आ रहा है तो बता दीजिए। हमारे साथ मैम कवल हैं, हमारे साथ अस्मा है, हमारे साथ मैम नाजिया हैं। ऑल राइट। जी, सबको जो है वो क्लियरली विजिबल है स्क्रीन? ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओवर टू यू मैम अनम, गुड लक। ठीक, चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन में आपको अपना पहले दे चुकी हूँ। अब हम टॉपिक अपने की तरफ आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर आता है। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, इसमें स्पीच के भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और लैंग्वेज के भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है लैंग्वेज डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन दूंगी लैंग्वेज का और लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है। साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से बच्चा एक्वायर करता है लैंग्वेज को, कौन कौन सी टाइप्स बच्चे में पाई जा सकती हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर की, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, साइंस और सिम्टम्स बताऊंगी टाइप्स के सेपरेटली करके, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चे कौन से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। और साथ साथ मैं अगर आप SLP हो तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जब बच्चा आएगा तो आप उसकी असेसमेंट किस तरीके से करोगे। और साथ साथ कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी जो एज अ SLP या बीइंग अ पेरेंट को आप अपने बच्चे के साथ यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जो है वो सोशली शेयर्ड रूल्स के बेसिस पे बनती है। और इसमें क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें 4 चीजों को हमें मद्देनजर रखना होता है। एक तो ये कि लफ्ज का मतलब क्या है। जैसे अगर स्टार है तो स्टार हम सेलिब्रिटी के लिए भी यूज करते हैं और इसके अलावा हम स्टार उसके लिए भी यूज करते हैं जो एक चमकती हुई चीज हो। तो लैंग्वेज में क्या आता है कि लैंग्वेज में एक आ जाता है सबसे पहला फैक्टर कि लफ्ज का मतलब क्या है। फिर सेकंड इसका फैक्टर ये आता है कि किस तरह नए लफ्ज बनते हैं। जैसे हम बनाते हैं एक लफ्ज से दूसरा वर्ड बनाते हैं, जैसे बात से बातें हैं या एक पेंसिल से पेंसिलें हैं। तो ये एक लफ्ज से नया लफ्ज हम किस तरह जनरेट करते हैं। लैंग्वेज में ये चीज भी आ जाती है। जो इसका तीसरा फैक्टर है वो ये है कि हम किस तरीके से लफ्जों को तरतीब देते हैं और एक जुमला बनाते हैं, जिससे दूसरे तक हमारी बात बेहतर तरीके से पहुंच सके और वो समझ सके। जैसे कि अगर हम ये कहें कि मरी में बर्फ पड़ रही है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिससे मेरी बात आप तक कन्वे हो रही है और जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। मैंने अल्फाज को बेहतर तरीके से तरतीब दिया। अगर इसी को मैं करूँ कि रही बर्फ मरी, तो इसका कोई आपको सेंस नहीं बनेगा, मतलब नहीं पता चलेगा। लफ्जों को तरतीब तो दी है पर सही तरीके से तरतीब नहीं होने दिया गया, जिससे मेरा मैसेज दूसरे तक पहुंच सके। और इसका फोर्थ फैक्टर ये है कि हमने किस सिचुएशन में क्या बात करनी है। जैसे अगर हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम उसे प्लीज करके मुखातिब करते हैं, या अगर कोई और है जिससे हमने ऑर्डर देना है तो हम उसे प्लीज करके
मुखातिब नहीं करेंगे, हम उसे ऑर्डर देंगे, तो किस सिचुएशन में किस तरीके से बात करनी है। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये लैंग्वेज में आ जाते हैं, और लैंग्वेज जो है वो सोशली शेयर्ड होती है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से लैंग्वेज में आते हैं। अब लैंग्वेज में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो फिनोलॉजी है। फिनोलॉजी क्या होती है? फिनोलॉजी जो स्पीच के साउंड्स हैं उनको हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं और किस तरीके से सीक्वेंस करते हैं, वो फिनोलॉजी के अंडर आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि ख, ए, ट साउंड्स हैं, इन्हें मैंने तरतीब दिया, इनका मैंने सीक्वेंस बनाया, तो क्या एक लफ्ज बना जो कि क्या आ गया? कैट। तो ये कैट जो है ये एक वोकैबुलरी है, ये हमारा सेकंड फैक्टर में आ जाएगा, कंपोनेंट में आ जाएगा, जो है सिमेंटिक्स। एक्सक्यूज मी मैम अनम। सिमेंटिक्स में हमारे पास क्या आती है? मैम अनम स्लाइड्स जो है वो साथ में चेंज नहीं हो रही है। हमारे सामने फर्स्ट स्लाइड है आपकी बिस्मिल्लाह वाली। अच्छा, ये साथ हो नहीं रही, एक सेकेंड। अब आप लोगों को शो हो रहा होगा व्हाट इज लैंग्वेज। यस यस मैम। ठीक है, ये मैं दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा, हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे लैंग्वेज का कि लैंग्वेज होती क्या है। तो मैं वो बता रही थी कि लैंग्वेज क्या है, कि लैंग्वेज जो है वो सोशली शेयर्ड रूल्स के ऊपर गवर्न होती है, और इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास 4 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो ये आता है कि लफ्ज का मतलब क्या है। जैसे अगर कोई स्टार है तो स्टार का लफ्ज हम अपनी सेलिब्रिटी के लिए भी यूज करते हैं, और हम किसी ब्राइट चीज जो आसमान पे रात के वक्त चमकती है उसके लिए भी यूज करते हैं। तो लैंग्वेज में ये चीज आ जाती है कि लफ्ज का मतलब क्या है। सेकंड फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है वो ये आता है कि किस तरीके से जो है वो नए लफ्ज बनते हैं। कि जिस तरह हम कहते हैं पेन, पेन से पेंसिल और पेंसिलें, या बात से बातें, तो हम कैसे एक लफ्ज से नए लफ्ज बनाते हैं, ये भी लैंग्वेज के अंदर आता है। फिर हमारे पास ये आता है कि किस तरीके से हम अपने लफ्जों को बेहतर तरतीब देते हैं कि जिससे हमारा जुमला बन सके। जैसे कि हमारे पास, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मरी में बर्फ पड़ रही है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने अपने लफ्जों को सही से तरतीब दिया और मैंने अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे किया। जबकि अगर मैं इसे बेतरतीबी से लफ्जों को रखूं, तो रही बर्फ मरी में है, तो इसमें कोई आप लोगों को बेहतरी तरीके से मेरा मैसेज नहीं पहुंचेगा। साथ तो हमारे पास फोर्थ फैक्टर आ जाता है, वो ये आता है कि हमें किस सिचुएशन में किस तरह बात करनी है। कि जिस तरह हम किसी को अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसे प्लीज करके मुखातिब करते हैं, जबकि हमें किसी को ऑर्डर देना होता है तो हम उससे दूसरे टोन में बात करते हैं, हम उसे प्लीज नहीं कहते। तो ये जो चीजें ये तमाम जो हैं ये लैंग्वेज में अंडर आ जाती हैं, और ये सोशली शेयर्ड होते हैं। अब जो नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। लैंग्वेज के जो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, अब स्लाइड नेक्स्ट आप लोगों को नजर आ रही होगी। स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है? स्लाइड किसी को नजर आ रही है? आप लोग मुझे बता सकते हैं। जी स्लाइड नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास लैंग्वेज के 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब 4 कंपोनेंट्स लैंग्वेज के क्या है कि सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी में जो है हमारी बेसिक स्पीच साउंड्स इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम स्ट्रक्चर करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, वो फोनोलॉजी के अंदर आता है। अब हमारे पास जो बेसिक स्पीच साउंड्स हैं, जैसे अगर मैंने एग्जांपल दी थी क, ए, ट, तो ये स्पीच साउंड्स है, मैंने इनको सीक्वेंस किया, स्ट्रक्चर किया, ये आ गया फोनोलॉजी के अंडर। और मैं जब इसको एक वर्ड की शक्ल दूं, कैट, तो ये वोकैबुलरी आ गई, और ये हमारा आएगा जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है सिमेंटिक्स, ये इसके अंडर आ जाता है कि किस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के थ्रू। फिर हमारे पास आ जाता है कि थर्ड जो कंपोनेंट है वो आता है कि ग्रामर का। ग्रामर में अब हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, एक हमारे पास आता है सेंटेक्स और दूसरा हमारे पास आता है मोर्फोलॉजी। अब सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स जो है उसमें क्या होता है कि हम वर्ड्स को अपने अरेंज करते हैं सेंटेंसेस में। जिस तरह दिस इज
कैट। तो ये क्या आ गया, मैंने अपने वर्ड्स को जो है वो तरतीब दिया और मैंने एक उससे जुमला बनाया। ये सेंटेक्स में आ गया, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और अगर मैं लंबा जुमला बनाऊं कि द कैट इज ईटिंग, तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एक्शन वर्ब और मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। जबकि मेरे पास जो सेकंड फैक्टर आ जाता है ग्रामर में, वो है हमारे पास मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी जो है कि इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रामेटिकल मार्कर्स जो होते हैं, जैसे हम टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, या हम इसके लिए ES जो लगाते हैं, ING लगाते हैं। ये तमाम चीजें जो आ जाती हैं वो हमारे पास मोर्फोलॉजी में आ जाती हैं। फोर्थ कंपोनेंट जो हमारे पास आता है लैंग्वेज का, वो हमारे पास प्रेगमेटिक्स आता है। प्रेगमेटिक्स में क्या होता है कि जी हमारे इसमें रूल्स आ जाते हैं कि हमने किस तरीके से अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है। अब अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि ये सोशली जो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये उनको मद्देनजर रख के बनाई हुई होती है। इसमें ये चीजें आ जाती हैं कि किस तरीके से आपने बात को शुरू करना है, सलाम दुआ के साथ किस तरीके से अपनी बात को इख्तिताम करना है। इसमें ये चीजें आ जाती हैं कि कैसे आपकी जो है जुबान चेंज होती है, कि अगर आप बड़े से मुखातिब होगे तो आप उसको आप कहोगे, अगर आप छोटे से मुखातिब होगे तो आप उसे तुम का लफ्ज इस्तेमाल करते हो। इसके साथ साथ हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें एक रब्त रखना पड़ता है अपनी बात में। ये नहीं है कि अगर मैं एक टॉपिक से मैं दूसरे टॉपिक की तरफ चली जाऊं, दूसरे से मैं तीसरे की तरफ चली जाऊं और मेरी कोई बात ही किसी की तुक ना बन रही हो। और साथ साथ हमें प्रेगमेटिक्स में ये भी हम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं कि टर्न टेकिंग, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, मेरी बात काट के कोई और बात करना शुरू कर दे, तो ये भी जो है, ये तमाम चीज़ें जो है ये प्रेगमेटिक्स के अंदर आती हैं। तो लैंग्वेज के अंदर ये जो 4 कंपोनेंट्स आ गए, इन तमाम का जो है फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, ग्रामर और प्रैग्मेटिक्स, इन चारों के जो है वो अपने अपने डेवलपमेंटल पीरियड्स होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चे में डेवलप होते हैं। अब हम आते हैं कि जी लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है। लैंग्वेज डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि बच्चा अब जी बोलता नहीं है, कि वो बोल नहीं रहा, या वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या वो समझ नहीं। सिर्फ ये चीजें मैटर नहीं करती लैंग्वेज में। ये जो 4 के 4 मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर में चारों के चारों आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा बोलता है, पर बच्चे का क्या मसला है कि बच्चे को जो है वो उसमें अपनी प्रैग्मेटिक्स का ख्याल नहीं है, तो तब भी वो लैंग्वेज डिसऑर्डर में आएगा। कि मतलब एक बात से तो वो दूसरी बात की तरफ चल पड़ता है, दूसरी से कुछ फिनिश नहीं करता, तीसरी करता है। या अगर ये उसमें है कि उसे लफ्ज वोकेबलरी तो है, पर उसे उसने बेहतर तरीके से किस तरह इस्तेमाल करना है वो उसे नहीं पता, उसे जुमले सही नहीं बनाने आते। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये भी लैंग्वेज में आती हैं। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर होता क्या है कि ये हमारी इम्पेयरमेंट होती है दोनों चीज़ों में, एक हमारी रिसेप्शन में, हमारी कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ साथ हमारी एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, कि या तो वो बोल के आप कर रहे हो, या रिटन है, या किसी और सिंबल में। तो क्या है कि जी लैंग्वेज डिसऑर्डर, इट इज अ इम्पेयरमेंट इन कंप्रीहेंशन और यूज ऑफ स्पोकन, रिटन और अदर सिंबल सिस्टम्स। और इसमें हमारे पास 3 चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। The disorder may involve the form of the language। form of the language जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें फोनोलॉजी आ जाएगी, आपकी मोर्फोलॉजी आ जाएगी, आपकी सेंटेक्स आ जाएगी। और फिर सेकंड फैक्टर है कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज, इसमें हमारे पास आ जाता है सिमेंटिक्स आ जाती हैं। और जो थर्ड फैक्टर है वो आ जाता है फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। कि ये 3 चीजें जो हैं, या तो फॉर्म में अगर मसला आ रहा है तभी उसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर आएगा, अगर लैंग्वेज के कंटेंट में मसला है तब भी आएगा, और अगर फंक्शन में है तो तब भी आएगा। तो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंडर आता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि एक्वायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज, कि बच्चा लैंग्वेज एक्वायर किस तरह करता है। अच्छा, अब ये है कि बच्चा जो है वो 2 थेरीज आई हैं जिनके अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। वो 2 थेरीज क्या है, एक तो है इनेट थेरी। इनेट थेरी जो है उन्होंने ये कहा था, वो नेटिविस्ट थे और नेचर पे बिलीव करते थे, कि उनका ये मानना था कि जो तमाम बच्चे हैं उनमें इनेट एबिलिटी होती है बाय बर्थ कि वो लैंग्वेज को एक्वायर करें।
उनके अकॉर्डिंग ये था कि बच्चे जो हैं वो इननेटली जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, जबकि एक और जो थ्योरी है उसमें वो कहते हैं कि बच्चे में बेशक इननेट एबिलिटी हो, फिर भी बच्चा जो है वो इमिटेशन के थ्रू अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी सिबलिंग्स से, अपने पेरेंट्स से, उनसे भी उनको इमिटेट करके वो जो बोल रहे होते हैं, जब उसका जो और एक्सपोजर मिलता है उसे, तो एक्सपैंड होती है उसकी लैंग्वेज, तो तब वो बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो उसको हम कहते हैं इमिटेशन अप्रोच या नर्चर अप्रोच। अच्छा, अब जो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि टाइप्स कौन सी हमारे लैंग्वेज डिसऑर्डर में आएंगी। तो 3 मेन टाइप्स होती हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर की। एक हमारे पास आ जाती है रिसेप्टिव लैंग्वेज, सेकंड है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, और थर्ड है मिक्स्ड रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। तो फर्स्ट की हम बात करेंगे रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है। अच्छा, रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है, जिस तरह आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि रिसेप्शन है, तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग में मसला होगा। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज में क्या होता है कि बच्चे को ना दूसरे की बात नहीं समझ आ रही होती, कि उसे जो कमांड दी जा रही है या उसे जो कहा जा रहा है ना, वो उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो इसकी क्या डेफिनेशन है कि रिसेप्टिव लैंग्वेज इश्यूज इन्वॉल्व डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स आर सेइंग, कि दूसरे से क्या कह रहे हैं उसे वो समझ नहीं आ रहा होता, अंडरस्टैंडिंग का मसला। सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में क्या इशू आ रहा होता है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में ये होता है कि उसे अपनी जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, वो बोल नहीं पा रहा होता, वो कह नहीं पा रहा होता। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इश्यूज इन्वॉल्व डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड आइडियाज। और जो थर्ड टाइप है हमारी मिक्स्ड रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, उसमें दोनों आ जाएंगी, हमारी रिसेप्टिव भी आ जाएगी, एक्सप्रेसिव भी आ जाएगी। उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी मसला होता है और उसके एक्सप्रेशन में भी मसला होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज। तो उसमें दोनों में मसला होता है। लेटर ऑन में आगे आपको साइंस और सिम्टम्स इसके बताऊंगी कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है, रिसेप्टिव की तरफ जा रहा है डिसऑर्डर की तरफ, या एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब हमारी जो टाइप्स हैं, जो हमने ये 3 टाइप्स पढ़ी हैं, इसमें ये होता है कि ये आया तो हमारी एक्वायर्ड होंगी या डेवलपमेंटल होंगी। अब एक्वायर्ड जो हैं वो ज्यादातर हमारी जो है वो अडल्ट्स में पाई जाती हैं। जैसे कि फेजिया का पेशेंट है, स्ट्रोक हो गया, लैंग्वेज डिसऑर्डर आप में आएगा, या आपकी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, उसके बाद आपने बोलना चालना छोड़ दिया, तो क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई आपका न्यूरॉन नर्व जो है वो डैमेज हुई भी होती है, न्यूरोलॉजिकल इलनेस आई भी होती है, जिसकी वजह से आप बोल नहीं सकते या अपने रिसेप्शन आपकी खराब हो जाती है। तो वो एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंडर आता है। जबकि अगर हमारे पास जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो ज्यादातर जो है वो बच्चों में पाया जाता है। और इसमें ये होता है कि बच्चे जो हैं वो 4 साल की उम्र से पहले पहले जो हैं उनमें अपनी जो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके साथ उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है, कि वो या तो रिसेप्शन में उनका कोई मसला हो रहा होता है या एक्सप्रेशन में मसला हो रहा होता है। अच्छा, अब हम लोगों को इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना होगा कि बच्चे की ना इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता, कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कम है, नहीं, बल्कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो या तो एवरेज होता है या अबव एवरेज होता है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं जो लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से अब फैक्टर्स हैं? अब इसके लिए भी बहुत सी रिसर्चेस हुई थी, और कुछ एक्सपर्ट्स जो वो हैं वो ये कहते हैं कि हम श्योर नहीं है कि क्या वजह है क्या नहीं वजह। या आप अपने क्लिनिक्स में भी देखते होंगे कि जिस वक्त आपके पास कोई बच्चा आता है इस तरह का, या उसके पेरेंट्स आते हैं, आप उनसे डिटेल हिस्ट्री लेते हो, तो वो आपको बताते हैं नहीं मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम भी नहीं है, नहीं हम इसके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, हम कम्युनिकेट इसके साथ करते हैं। आप ये भी वो आपको बताएंगे कि नहीं हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, कोई लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ नहीं है। साथ साथ आपके उसके पेरेंट्स आपको ये बताएंगे कि
हम तो इसके साथ बुक्स भी यूज करते हैं, हम इसके साथ खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसके बावजूद हमें नहीं पता चलता कि बच्चा हमारा क्यों नहीं बोल रहा। इसे तो ऑटिज्म भी नहीं है, इसे एडीएचडी भी नहीं है, कोई भी और डिसऑर्डर नहीं है, तो पता नहीं हमारा बच्चा बोलता क्यों नहीं। तो ये कुछ रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि अननोन कॉज है, आपको नहीं पता होता कि क्या चीज ट्रिगर कर रही है जिसकी वजह से जो है वो बच्चा बोल नहीं पा रहा। जो सेकंड रिसर्च की हुई थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि जीन्स और हेरिडिटरी बहुत इन्वॉल्व होती है इस चीज में, कि वो बच्चे जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ऑफ डेवलपिंग द लैंग्वेज डिसऑर्डर एज कम्पेयर टू दोज जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो। So, genes and heredity research has found that 20 to 40% of children with a family history of speech and language impairment have the condition themselves, compared with about 4% of those with no family history. जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनमें इतने चांसेस नहीं होते। अब इसके अलावा भी रिसर्चेस हुई थी, उनमें ये हुआ था कि जी जो प्री नेटल न्यूट्रिशन है जो मदर इनटेक कर रही है उसका भी मे बी अमल दाखिल हो बच्चे की लैंग्वेज में। तो उसमें ये रिसर्च साबित हुई थी कि जो मदर जो हैं जो फॉलिक एसिड लेती हैं, सप्लीमेंट्स लेती हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, उनके बच्चों में कम चांसेस होते हैं ऑफ डेवलपिंग द लैंग्वेज इश्यूज एज कम्पेयर टू दोज जो ये सप्लीमेंट्स नहीं लेती। तो न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, मे बी कॉज बन सकती है ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो साइंस और सिम्टम्स है कि कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स मैं अब आपको बताऊंगी जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बच्चे में रिसेप्टिव इशू है या एक्सप्रेसिव इशू है। अच्छा, जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अब मैं सेपरेटली आपको रिसेप्टिव का अलग बताऊंगी, एक्सप्रेसिव का अलग बताऊंगी। रिसेप्टिव के जो सिम्टम्स हैं वो रिसेप्टिव के सिम्टम्स ये होते हैं कि जी एक तो सबसे पहले ये चीज कि आप इसको ना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। अब आपको पता नहीं चल पा रहा होता क्योंकि अगर 12 महीनों का बच्चा है, आप उसके साथ बात कर रहे हो तो आपको यही लग रहा होता है मे बी मैं मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मे बी ये है कि मैं जो हूँ तेज बोल रहा था, या मैंने कोई ऐसी कमांड दे दी जो उसके कंप्रिहेंशन से बहुत बड़ी थी, इस वजह से शायद समझ नहीं आई, बच्चा छोटा है शायद, ये आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते छोटी उम्र में। और इसमें ये क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग का मसला हो रहा है कि अगर आप उसे सिंपल कमांड दे के देखो ना, कि अगर आप उससे कहो कि जी बॉल दे दो, और सामने बॉल पड़ी हो, इशारा भी कर रहे हो, पर वो अगर इसको ना कर पा रहा हो तो आपको यही हो रहा होता है कि जी मेरा जो बच्चा है वो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। सिंपल अगर आप उसे डायरेक्शंस दो ना तो वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा होता, तो वो रिसेप्टिव के सिम्टम्स होते हैं। एक्सप्रेशन के हमारे सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के सिम्टम्स ये होते हैं कि जो 2 साल तक बच्चा जो है या तो वो बोला ही नहीं होता, या जो है उसका ये होता है कि वो लेट बोलना शुरू करता है। और आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको इतना मसला नहीं होता है इसे आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, इसका लैंडमार्क क्या होता है कि ये होता है कि आप जो है बच्चे को अगर कोई सिंपल सी भी स्टोरी सुनाई है आपने, और वो बच्चा क्या है कि वो उसको आपको अपने एक्शंस में तो करके बता सकता है कि स्टोरी में ये था कि हाँ बच्चा सोया था, फिर वो सुबह उठा था, उसने नाश्ता किया था, उसने ब्रश किया था, वो स्कूल चला गया था। वो एक्शंस तो करके बताएगा, पर वो आपको वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी चीजों को। तो वो इसमें आ जाता है कि वो उसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के। अब इसमें क्या है कि जी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इश्यूज कैन बी easier to identify earlier. This is because kids with expressive language issues may be late to start talking and not speak until age 2. The problem persists in the preschool. Some kids might understand the story read to them but not be able to describe them even in simple ways. ठीक है? अच्छा, अब हमने पहले सिम्टम्स इसके देखे, अब हम साइंस देखेंगे। तो साइंस जो है मैं आपको अकॉर्डिंग टू द मंथ्स बताऊंगी कि मंथ्स के अकॉर्डिंग है कि इतने महीने का बच्चा है तो वो उसको ये काम करना चाहिए, पर वो अगर नहीं कर पा रहा तो दीज आर द साइंस
कि आपके बच्चे में जो है वो रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर पाया जा रहा है। अच्छा, साइंस अब हमारे पास साइंस ऑफ द रिसेप्टिव लैंग्वेज इश्यूज क्या हैं कि अब जिस तरीके से हमें पता है कि 12 मंथ्स फर्स्ट बर्थडे तक बच्चे को जो है वो वन वर्ड लेवल पे होना चाहिए। अगर बच्चा जो है वन वर्ड लेवल पे नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर वो 18 मंथ्स का है तो तब आपके लिए थोड़ा अलार्मिंग होना चाहिए कि 18 मंथ्स का हो गया, ये अभी भी कुछ नहीं बोलता या इसे समझ बूझ में मसला आ रहा है, तो आपके लिए ये अलार्मिंग होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स तक आपका बच्चा लैंग्वेज डिले में होता है। अगर 12 मंथ्स के बाद आगे आप देखें 18 महीने तक वो लैंग्वेज डिले में है। पर अगर वो 18 महीनों से भी आगे चला गया है तो तब आपका बच्चा जो है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर में लाए करेगा। वो तब जो है वो लैंग्वेज डिले में नहीं होगा, वो तब डिसऑर्डर की तरफ जाया जाएगा। 6 मंथ से वो आगे बियॉन्ड चला गया। अब ये रिसेप्टिव के क्या साइंस होते हैं कि 15 मंथ्स का बच्चा है और आपने उसको कोई चीज पॉइंट आउट करने को कही है। कमरे में अगर आपने मिसाल ले लें कि अगर कमरे में टीवी है तो आपने उसे कहा कि टीवी कहाँ है, बच्चे को नहीं पता। तो ये आपके लिए है कि इसकी रिसेप्शन में कोई ना कोई मसला आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, कमरे में सामने टीवी पड़ा है और वो उससे पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी इशू है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा है। At 15 months does not look or point at people or objects when they are named by a parent or caregiver। कि पेरेंट या केयर गिवर में किस चीज का नाम लिया और बच्चा उसको पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा, तो पॉइंटिंग इज सो सिंपल, तो वो नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है 15 मंथ्स तक तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं इशू है। अब अगर 18 मंथ्स का बच्चा है तो उसका क्या है कि अगर आप उसको फॉलो करने को कहो सिंपल डायरेक्शंस, और अगर कॉन्टेक्स्ट में ही हो, जैसे कि अब आप जो है वो आपने उसके बाबा ने चाबी उठाई है और आपने भी अपना बैग उठा लिया है और आप लोग बाहर जाने लगे हो और उसने जूते नहीं पहने हुए, तो आप अगर उसको कहो कि एक सा मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात है कि उसे ऑब्वियस सी बात है कि अब उसने जूते पहने हैं और बाहर जाना है, क्योंकि बगैर जूतों के तो बाहर कोई भी नहीं जाता। तो अगर आप उसको कहो कि जाओ शूज ले आओ अपने, और बच्चा अगर बिल्कुल ब्लैंक है कि मतलब वो कॉन्टेक्स्ट से भी नहीं समझ पा रहा कि मैं बाहर जाने लगा हूँ, मैंने अभी जूते अपने लेके आने, और टिल 18 मंथ्स, तो ये होगा कि उसकी रिसेप्शन में कहीं ना कहीं मसला आ रहा है। तो इसमें क्या है कि एट 18 मंथ्स डज नॉट फॉलो सिंपल डायरेक्शन सच एज गेट योर कोट। अगर आपने उसे कोट लाने को कहा है तो वो भी नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब 24 मंथ्स का बच्चा है तो उसमें क्या होगा। 24 मंथ्स का जो बच्चा है तो वो उसका अगर आप उसको कहोगे कि अपने बॉडी पार्ट्स को हाथ लगाओ, अगर आप उसको कहो कि आपकी जुबान कहाँ है, अच्छा शो मी योर टंग, शो मी योर नोज, शो मी योर आईज, तो अगर वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा, या अगर कोई पिक्चर दिखा के भी आप उसे कह रहे हो कि इसकी आंखें कहाँ पे हैं, इसका नोज कहाँ पे है, या टेडी बियर दे रहे हो तो डॉल दे रहे हो, उसमें आप पूछ रहे हो कि डॉल की आईज कहाँ है, तो अगर वो ये भी नहीं कर पा रहा तो उसकी रिसेप्शन में कहीं ना कहीं इशू है। तो इसके में क्या है कि एट 24 मंथ्स इज नॉट एबल टू पॉइंट टू पिक्चर और पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज नेम्ड, वो बॉडी पार्ट्स को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा। अब एट 30 मंथ्स, अब 30 महीने को बचा है तो वो क्या होगा, डज नॉट रिस्पॉन्ड आउट लाउड और बाय नोटिंग और शेकिंग द हेड, कि उस वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हाँ या ना में, वो नहीं कह पाएगा कि हाँ मैंने ये चीज खानी है। अगर आप उससे पूछ रहे हो कि आपने चिप्स खानी है तो वो आपको सर हिला के भी नहीं अगर रिस्पॉन्ड कर पा रहा कि हाँ खानी है या नहीं नहीं खानी, या तो इसमें भी है कि आपके लिए होगा कि जी उसकी रिसेप्शन में कहीं ना कहीं मसला आ रहा है। अब अगर 36 मंथ्स का बच्चा है तो उसका क्या है कि वो 2 स्टेप कमांड को जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहा। तो अगर आप उसको कह रहे हो कि पानी और प्लेट भी ले आओ, 2 स्टेप है कि आप उसे पानी भी मांग लो प्लेट भी मांग लो, पर वो आपकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी रिसेप्शन में मसला है, क्योंकि 36 मंथ्स का बच्चा है उसे ये कमांड्स फॉलो कर लेनी चाहिए। और साथ इनमें बच्चों में क्या होता है कि जी वो एक्शंस को नहीं समझ पा रहे होते कि पानी दो, पानी पियो या खाना खाओ, तो ये जो एक्शंस है इनको वो समझ नहीं पा रहे होते। अच्छा, अब हमारे साइंस कौन से हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के। अच्छा, जो एक्सप्रेसिव में मसला बच्चों का आता है वो बच्चों में क्या मसला आता है जी
कि इन बच्चों का जो होता है कि वो बड़ी लिमिटेड सी इनके पास ना वोकेबलरी होती है, चंद एक वर्ड्स होते हैं। पेरेंट्स भी आपके पास जब क्लिनिक में आएंगे वो आपको ये बताएंगे जी कि मेरा बच्चा जो है वो 18 मंथ्स का हो गया है, पर सिर्फ एक ही लफ्ज से आता है, दूधू, बस। इसके अलावा वो कोई लफ्ज नहीं बोलता। या इनमें ये होता है कि वो लिमिटेड से वोकेबलरी होगी, या वो एक ही चीज को ना, एक ही फ्रेज को बार 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 बोल रहे होते हैं। तो वो एक ही चीज को रिपीट करी जा रहे होते हैं, करी जा रहे होते हैं। इसके अलावा उनमें ये होता है कि उनमें फ्रस्ट्रेशन आप देखते हो कि उनमें ना गुस्सा आता है, या वो तंग हो रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसमें वजह से उनमें चिड़चिड़ापन होता है। साथ साथ आप देखोगे कि ये भी साइंस होते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो अ, बिल्कुल भी ना बात या तो करते नहीं है, अगर करते भी हैं तो बहुत मुख्तसर सी की बात और ख़त्म कर दी। और साथ साथ वो जो बेसिक जो एक लफ्ज होता है बीच में, जो मेन की वर्ड होता है, वो उसी को बीच में से निकाल के ना बाकी आपको बात इधर उधर की कहानी पूरी कर देंगे। और वो आपको इधर उधर की हर बात कर देंगे, जो की वर्ड थी वो आप वो बीच में से निकाल देंगे। या उनका ये होता है कि वो उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने वर्ब को किस तरह इस्तेमाल करना है, टेंसेस को किस तरह इस्तेमाल करना है, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती। इसके साथ साथ ये भी उनमें मसला होता है कि वो फिलर्स को यूज कर रहे होते हैं, जैसे अपनी बात में वो आ ये बहुत ज्यादा लगा लगा के अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसके अलावा उनमें ये भी साइन पाया जाता है कि ये वाले जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि वो जी, उनकी जुमलों की ना कोई तुक नहीं होती, एवी बेरब्त से जुमले वो बनाते हैं, जैसे कि नाना, बात, अंकल। अब ये कोई तुक नहीं बनी कि अगर एक बच्चा अपने नाना अब्बू की मिसाल दे रहा है कि जी मेरे नाना अब्बू अंकल से बात कर रहे हैं, तो कोई उसे समझ नहीं होती कि दो तीन जुमले लफ्ज बोल दिए और अपनी बात कह के खत्म कर दी। तो ये इसका मतलब है कि उसके एक्सप्रेसिव साइंस है, कि वो उसमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इश्यूज है। अब इसमें क्या है कि जी uses certain phrases over and over again while talking, seems frustrated by inability to communicate thoughts, may not talk much or often but understand what other people say, is able to pronounce words or sounds but sentences often don't make sense, has a limited vocabulary compared to the children of the same age, frequently says and substitute journal words like stuff and things for more precise words, has trouble learning new vocabulary words, leave out keywords and confuses verb tenses। तो ये जो तमाम मैंने आपको चीजें बताई, सेंटेंस भी खराब है उसका, लिमिटेड वोकेबलरी भी है उसमें, ये क्या आ रहा है वो फिलर्स इस्तेमाल कर रहा है, साथ साथ जो है वो उसे टेंसेस का भी इस्तेमाल नहीं आता, कीवर्ड वो भी एलिमिनेट कर देता है। तो ये तमाम जो है हमने लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, ये वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, सब के सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि उसके प्रैग्मेटिक्स भी नहीं है ठीक, उसके सिंटैक्स भी नहीं है ठीक, उसका ग्रामर भी नहीं ठीक, ये फोनोलॉजी भी नहीं है ठीक, सिमेंटिक्स भी नहीं है ठीक। तो ये तमाम चीजें इसमें कवर अप हो रही हैं। अच्छा, ये जो कंडीशंस और इसमें इन्वॉल्व होंगी वो ऑटिज्म आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ जाएंगी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज आ जाएंगी, और हेयरिंग लॉस वगैरह, एडीएचडी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी वगैरह आएगी। फिर हमारे पास असेसमेंट है। अच्छा, अगर आप एसएलपी हो तो आप असेसमेंट किस तरह कर सकते हो, आप डिटेल हिस्ट्री उसके लोगे पेरेंट से, इसके साथ साथ आपके पास दो टूल्स होते हैं जो आप यूज करते हो, एक आपके पास आ जाती है कैल्फ, और दूसरा जो आप यूज करते हो वो पीएलएस होता है, और ये आपको एजेस के अकॉर्डिंगली उसके साथ यूज करना होगा। अब आपके पास आया बच्चा क्लिनिक में, आप उसकी रिसेप्शन किस तरीके से चेक करोगे, कि आप उसे ये कह सकते हो कि एप्पल को टेबल के ऊपर रख दो, या आप उसे ये कह सकते हो कि बॉल को बॉल को बॉक्स में डाल दो। तो वो एक्टिंग आउट जो कर रहा है, आप उसकी रिसेप्शन को इस तरह चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आप उसे आइडेंटिफिकेशन करा सकते हो कि मुझे एप्पल दे दो, मुझे कार दे दो। तो वो सेवरल चीजों में से चीज जब आइडेंटिफाई करके आपको देगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी कौन सी चीज इसने उठानी है।
फिर आपके एक्सप्रेसिव के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेसिव में आप है कि उससे इमिटेशन करा लो उसी वक्त ही। जो इलिसिट इमिटेशन होती है कि आप एक लफ्ज बोलते हो, आपको देख के रिपीट करेगा, इलिसिटेड होती है। डिलेड में ये होती है कि आप कुछ टाइम बाद उससे वही लफ्ज पूछते हो जो आपने उससे पहले इमिटेट कराया हुआ है। और अगर कैरियर फ्रेज में है तो कैरियर फ्रेज में आप 3 पिक्चर्स लोगे, उसमें आप करोगे कि जी फर्स्ट पिक्चर आप डिस्क्राइब कर दो कि फर्स्ट पिक्चर में लड़की जो है वो सो रही है, सेकंड पिक्चर में लड़की खेल रही है, और थर्ड पिक्चर जो है वो उसने डिस्क्राइब करनी है कि लड़की जो है वो अब खाना खा रही है। इसी तरह स्पॉन्टेनियस स्पीच को आप इस तरह इसके असेस करोगे कि लॉन्ग ओपन एंडेड क्वेश्चंस उससे पूछो और वो आपको जो है उसके जवाब देता रहे। अब असेसमेंट आपने अगर कर ली है तो फिर उसके बाद आप उसे लेके किस तरह चलोगे। अब एक्टिविटीज हैं, वो आप क्या कर सकते हो कि ये एज के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज हैं। अगर 2 से 3 साल का बच्चा है तो एक तो आप एक्टिविटीज अपनी पीएलएस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, और साथ साथ आप यह कर सकते हो कि आप उसके लिए जो है वो सिंपल और इजी स्पीच को यूज करो। उसकी बात को गौर से सुनो, उसे ये ना इंटरेस्ट शो करो, उसे ये ना शो करो कि जी आप उसकी बात नहीं सुनना चाह रहे। साथ साथ आप उसके जो है वोकेबलरी को वो एक्सपैंड करो। अगर वो एक लफ्ज बोले कि बिल्ली, तो आप उसे एक्सपैंड करो कि हाँ ये बिल्ली है, ये म्याऊं म्याऊं करती है, इसका कौन सा रंग है। इस तरह किताबों का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें कि टैब और मोबाइल यूज़ करने से बेहतर है कि किताबों का इस्तेमाल करें। उसकी वोकेबलरी को इस तरह आप किताबों में के थ्रू जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ आप सॉर्टिंग की बनाओ कि एक टोकरी में उसके सारे खिलौने ले लो, वो एक एक आउट करता जाए, उसका साथ साथ नाम लेता जाए, वो नाम लेगा, आप उसे और एक्सपैंड करो कि हाँ ये कार है, ये पीप पीप करती है, हम इससे खेलते हैं। साथ आप जो है वो, ये 2 से 3 साल के बच्चे का मैं आपको बता रही हूँ। इसके आप ये भी यूज कर सकते हो, एक्टिविटी बना सकते हो कि एक लेडी है, अगर एक लड़की है तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसकी तस्वीरें हों, हॉस्पिटल में हो, घर में हो, या बच्चा उसमें गोद में उठाया हो, तो वो आप कर सकते हो कि ये मम्मी है, इसने बच्चा उठाया हुआ है, हॉस्पिटल में है तो ये डॉक्टर है। इस तरीके से आप उसे सिनोनिम्स बता सकते हो। 3 से 4 साल का बच्चा है, सॉरी अब मुझे ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वाइंड अप इसे करना है। अब 3 से 4 साल का बच्चा है तो 3 से 4 साल का बच्चा जो है उसके लिए आप उससे बात करो कि हाँ जी उसकी डेली रूटीन के बारे में कि अच्छा मुझे बताओ स्कूल में क्या हुआ, दोस्त के घर क्या किया, और कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा लंबे जुमले आपको बना के बताए। इसके साथ आप सिली गेम्स भी यूज करते हो कि आप इस तरह कर सकते हो कि एक डॉग है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी चला रहे, तो आप उससे कहो कि तुम्हें क्या लगता है ये ठीक है पिक्चर, तुम्हें नहीं लगता कि इस को कुछ और होना चाहिए था, तो वो आपको बताए नहीं नहीं ये तो नहीं है ठीक, गाड़ी तो पापा चलाते हैं, गाड़ी डॉग तो नहीं चलाता। इसी तरीके से आप उससे ये भी एक्टिविटी 3 से 4 साल के बच्चे के साथ कर सकते हो कि आप उससे कहो कि बहुत सारा उसके टॉयज पड़े हुए हैं, उसमें से आपने बॉल निकाली, आप उससे कहो कि हाँ जी मुझे बताओ कि कौन सी चीज है जिससे हम, बॉल तो ये है, बॉल से हम खेलते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम नहीं खेलते। तो वो आपको वो वाली, फॉर एग्जांपल अगर उसमें एप्पल पड़ा हुआ है तो वो आपको वो, निकाल के बता दे कि हाँ जी ये एप्पल है, तो एप्पल से हम खेलते तो नहीं है, एप्पल तो हम खाते हैं, ये फ्रूट है। तो आप उसके साथ ये भी ये नेगेटिव्स भी आप उसे सिखा सकते हो कि हाँ जी कौन सी चीज बिलोंग नहीं करती दूसरी से। इसके अलावा 3 से 4 साल के बच्चे के साथ आप स्टोरीज करा सकते हो, जैसे कि आपने कोई स्टोरी उसे सुनाई, फिर आप उससे कहो कि आओ हम इसके ऊपर एक तो छोटे सा प्ले करते हैं। आपने खेल खेल में उससे पूछा कि मुझे तो स्टोरी का ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा तुम बताओ तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। साथ साथ आप उसके उसी तरह ड्रेसअप कर सकते हो और उसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, अब तुम मुझे वही वाली स्टोरी दोबारा से सुनाओ। और फिर आप जो है वो फैमिली पिक्चर्स जो होती हैं, फैमिली पिक्चर्स ले आओ, उसको कहो कि हाँ जी ये फैमिली पिक्चर्स हैं, ये मुझे आप बताओ कि जी अम, ये जो पिक्चर है इसमें पीछे ये समंदर बना हुआ है, तो ये कहाँ की तस्वीर है, तो आपको बताया हाँ हाँ हम खाला के घर गए थे, कराची गए थे, हम सी साइड पे गए थे, तो पूरी आपको ये स्टोरी सी सुना दे। अब इसमें भी आप उसकी कंप्रिहेंशन 3 से 4 साल के बच्चे की किस तरह असेस कर सकते हो कि आप जो है उसको के साथ गेम खेलो और आप ऐसे प्रिटेंड करो कि जी मुझे तो समझ ही नहीं आई कि क्या क्या करना था, हाँ इसके बाद यूं करना था, अच्छा मुझे तो नहीं पता चला, चलो मुझे फिर से समझा दो या कुछ।
3 से 5 साल का जो 4 से 5 साल का जो बच्चा है, अब वो क्या करेगा कि अब उसके साथ ना आप स्पेशल चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप सीक्वेंस स्टोरीज इस्तेमाल कर सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड में क्या होगा। आप इसके साथ लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, आप ऑपोजिट्स का, कि मुझे बताओ कि कौन सी वाली बॉल बड़ी है, कौन सी वाली छोटी है, तुम्हें क्यों लगा कि ये ज्यादा है, तुम्हें क्यों लगा कि ये कम है। इसके साथ आप उससे ये भी बता सकते हो कि जी अम, आप ऐसी गेम्स खेल सकते हो कि मैं तुम्हें 5 चीजें मुझे बताओ कि जो फर्नीचर्स हों, 5 चीजों के नाम, 5 चीजों के ऐसे नाम बताओ जो फ्रूट्स हों। फिर आप उसके साथ ये भी कर सकते हो कि आप उसे क्लूज दे सकते हो कि एक चीज है जो लाल रंग की होती है, वो राउंड होती है और हम उसे खाते हैं, तो वो क्या है, तो आपको बताए वो तो एप्पल है। साथ आप उसे ये बता सकते हो कि जी उसके साथ एक्टिविटी कर सकते हो कि जो कार है वो रोड पे चलती है, बस भी रोड पे चलती है, और ये दोनों व्हीकल है, तो ट्रेन कहाँ पे चलती है, और वो आपको बताया पटरी पे, और बोट कहाँ पे चलती है, वो आपको बताया पानी पे। 4 से 5 साल के बच्चे के आप ये कर सकते हो कि जी उसे इंकरेज करो, जो चीज़ उसे नहीं आती वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सके, और साथ आप उसके साथ डिफरेंस और सिमिलर का भी काम कर सकते हो कि अच्छा मुझे बताओ कि गाड़ी और जो है वो बस, वो सिमिलर किस तरह है, वो आपको बताए कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस का पूछो कि मुझे तुम बताओ कि सोफा और टीवी जो है वो डिफरेंट किस तरीके से हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। और साथ आप उसके सॉर्टिंग की और एक्टिविटी ये कर सकते हो कि आप 4 से 5 साल का बच्चा है, तो आप उसे बता सकते हो कि हाँ जी मुझे बताओ कि ये किस तरीके से एक दूसरे में से डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ स्मूथनेस, रफनेस, कौन सी लाइट है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी हैवी है, तो इनकी बेसिस पे मुझे इनकी डिफरेंसेस बताओ, या कैटेगरी बताओ कि ये वाली हल्की है तो इसके साथ और कौन सी होगी जो हल्की होगी, ये अगर बड़ी है तो इसके साथ कौन सी ऐसी चीज होगी जो बड़ी होगी। बाकी जो आप PLS के अकॉर्डिंगली उसको लेके चलो कि उसके जो लेवल जहाँ पे आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसके रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव टास्क भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे सुना और टाइम दिया। Jazakallah, Jazakallah, mashallah. Thank you so much, my madam. It was a wonderful webinar. It took a lot of time. तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 1 आवर का टाइम होता है वेबिनार के लिए, तो रियली सॉरी कि आपको जो है वो रश करना पड़ा, बट इट वाज अ वंडरफुल वेबिनार, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैम से क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर कमल हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने ये वेबिनार इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज मेरे पास ज़ाहिर है बच्चे आते हैं और अक्सर अराउंड द एज ऑफ 2.5 ईयर एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि अगर बच्चे की स्पीच का कोई चैलेंज आ रहा है पेरेंट्स को, तो मैं उनको हमेशा कहती होती हूँ कि आप एक स्पीच थेरेपिस्ट से असेसमेंट ज़रूर करवा लें। कई दफा वो सिबलिंग्स की बात करते हैं या फैमिली मेंबर्स की कि ये भी देर से बोला था तो कितना हम वेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही थी कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि अगर एक बच्चा लगता है थोड़ा सा डिलेड है तो उसको 2 इयर्स पे असेसमेंट करवा लेनी चाहिए या उनको कोई मार्जिन दे देना चाहिए? अच्छा, इसका मैंने बीच में ये जिक्र भी किया था कि देखिए 12 महीने तक ना बच्चे को एक लफ्ज बोलना चाहिए, इतना होना चाहिए कि एक लफ्ज बोले। अगर वो नहीं बोल रहा, साउंड्स पे भी नहीं है, बैबलिंग पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं अगर उसने किया, तो फिर आपको चाहिए कि 12 महीने का अगर बच्चा हो गया है तो आप ज्यादा से ज्यादा इतना करो कि आप उसे 15 मंथ्स तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ। अगर वो 18 मंथ्स तक हो गया है, तो तब तो आपको लाजमी किसी ना किसी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए। 18 महीनों का बच्चा हो गया, अब उसे जरूर आपको मैं दिखाना थोड़ी चाहिए। सी बात दोबारा रिपीट कर दूं कि मैंने कहा था कि जो 2.5 ईयर पे बच्चा होता है और वो कहती है कि मामा बाबा जैसे बोल लेता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं बोल रहा, वो जो इसकी एक सेंटेंस फॉर्मेशन है ना वो नहीं हो रही, और वो फिर खुद ही कहती है दे आर यूजुअली रिलक्टेंट टू टेक द चाइल्ड टू स्पीच थेरेपिस्ट, और मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आप एक एवेल्युएशन जरूर करवा लें। तो वो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर एक बच्चा 2.5 पे फुल सेंटेंसेस नहीं बोल रहा तो हम उसकी जरूर एक एवेल्युएशन करवा लें?
जी 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 जी, वही मैं आपको बता रही हूँ। डेफिनेटली आपको 2 सालों तक तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए कि अगर वो 2 साल तक सिर्फ एक ही लफ्ज बोल रहा है, एक ही वर्ड वन लेवल पे, तो आपको डेफिनेटली उसकी असेसमेट की तरफ जरूर जाना चाहिए कि उसको उसकी कंप्लीट एवेल्युएशन करानी चाहिए किसी ना किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट से, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन से उसमें आ रही है टाइप, उसकी रिसेप्शन में मसला है या एक्सप्रेशन में मसला है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उनको गोल प्लान अपना बना के बताए। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी इसके अलावा जी आप में से किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि जी जी पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि कितनी दफा, मतलब मैं उनको बताती हूँ कि आपको कुछ टाइम फ्रेम, फ्यू मंथ्स के लिए उधर जाना पड़ेगा स्पीच थेरेपी के लिए, और जो आपको एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज बताएंगे वो घर में भी करवानी होंगी, और वो आपको मजीद गाइड करते रहेंगे। समटाइम्स पीपल हैव प्रॉब्लम गोइंग, मतलब मदर्स को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत फ्रीक्वेंट नहीं जा सकते थेरेपी के लिए, तो उसमें भी आप क्या रिकमेंड करती हैं कि मैं पेरेंट्स को क्या एडवाइस दिया करूं कि कितना, मतलब फ्रीक्वेंटली उनको जरूर जाना चाहिए, कितने सेशंस और कितने मंथ्स तक जरूर थेरेपी ये लेनी चाहिए? जल्दी अगर वो इंटरवेंशन कराएंगे उसकी तरफ, जल्दी थेरेपी की तरफ आएंगे, तो जल्दी उन्हें रिस्पॉन्सेज बेहतर नजर आएंगे और उन्हें ज्यादा डिले नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें मतलब 5 टाइम, मतलब 5 दिन तो उन्हें, अगर लैंग्वेज के बच्चा है तो उन्हें उन्हें कराने चाहिए हफ्ते में 5 दिन। अगर उसकी 30 से 45 मिनट्स की अगर थेरेपी हो तो वो उसके लिए अच्छी है और वो जल्दी उससे सीखेगा। इतना होना चाहिए कि हफ्ते में 5 दिन, और मदर को भी चाहिए कि वो घर में जो है वो उसको एक्सपैंड कराती रहे, मतलब वो उसके साथ काम करती रहे हर वक्त। कीप ऑन बम्बारमेंट, कि कोई भी अगर वो बच्चा लफ्ज बोल रहा है उसके साथ बम्बारमेंट होती रहे, कि उसे कुछ भी आप उसके साथ करा रहे हो, बोलते रहो उसके सामने, तो वो उसकी रिसेप्शन डेवलप होती रहती है और एक ना एक दिन वो एक्सप्रेशन की तरफ भी आ जाता है। तो ये है कि हफ्ते में 5 दिन उसे अपनी जरूर सेशन लेना चाहिए थेरेपिस्ट से, 30 से 45 मिनट्स का। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी शुक्रिया। जी अस्मा आप जल्दी से अपना क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि असेसमेंट टूल काइंडली एक दफ़ा रिवाइज कर दीजिएगा कि असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है इसमें, और असेसमेंट कितने टाइम की होती है इसमें, लैंग्वेज एक्सप्रेसिव या रिसेप्टिव लैंग्वेज की। अच्छा, असेसमेंट आप जो है ना, अगर आप एसएलपी हो तो आप असेसमेंट जो है ना वो पहले दिन आएगा ना, उसकी आप असेसमेंट करोगे। हिस्ट्री आप उसके पेरेंट्स से ले लोगे, हिस्ट्री में आप उससे तमाम उसकी पूछ लोगे कि पहले प्रेगनेंसी की आपकी किस तरह से रही थी, फिर उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सारी आप ले लोगे। आप उसके हेयरिंग का पूछ लोगे कि आपके बच्चे को सुनने का तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप उसके बच्चे का ये भी पूछ लोगे उससे कि इसके अलावा कोई और मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रही, ये कोई बीमार शमार तो नहीं हुआ या कुछ इस तरह। ये हो गया। फिर आप उसके ना इनफॉर्मली ऑब्जर्व उसे करोगे ड्यूरिंग योर क्लिनिक ना, कि आप क्लिनिक में अपने देख लोगे कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स उसके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो आपने उसे चीजें प्रोवाइड की हैं वो उसके साथ किस तरीके से जो है वो घर आपके क्लिनिक में यूज कर रहे हैं, टॉयज वगैरह सब कुछ। फिर आप क्या करोगे कि आप उसके पास, हमारे पास 2 टूल्स होती हैं, एक हमारे पास कैल्फ है, कैल्फ का टूल है, वो आप यूज कर सकते हो, और एक हमारे पास पीएलएस का टूल होता है। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज टूल होते हैं, ये आप 2 इस्तेमाल करते हो। कैल्फ जो है वो, कैल्फ में आपको एज देखनी पड़ेगी कि 5 साल से ऑनवर्ड है, ये 21 साल तक के लिए। तो अगर बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा छोटा है, आप वो नहीं लगा सकते, पर आप पीएलएस इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें अलग अलग दिए हुए होते हैं, रिसेप्टिव अलग दिए होते हैं, एक्सप्रेसिव अलग दिए हुए होते हैं, और आइटम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, वो आप उसके ऊपर लगाते हो और वो आप उसकी इस तरीके से ना असेसमेंट करते हो अगर आप पीएलएस कर रहे हो। अगर वो भी नहीं आप यूज कर रहे, सिंपल आप ये करो, बच्चा आपके पास आया है, आप उसकी रिसेप्शन को किस तरह से चेक करोगे, उससे आप कहोगे 2 आपने उसके सामने कार्ड रख दिए, एक आपने या कोई खेलने की चीज रख दी, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
एप्पल रख दिया या कार रख दी या बॉल रख दी, कुछ भी रख दिया, आपने उसको कहा कि जी मुझे एप्पल दे दो इसमें से, तो वो अगर आपको एप्पल उठा के दे रहा है तो इसका मतलब है कि उससे रिसेप्शन है एप्पल की कि ये जी एप्पल है। फिर आप उससे ये कह सकते हो कि जी आप उसके साथ ना ऑन अंडर करा के देख सकते हो, इन करा के देख सकते हो कि इसको बॉक्स के अंदर रख दो, एप्पल को बॉक्स के अंदर रख दो, अंडरस्टैंडिंग उसकी रिसेप्शन चेक कर रहे हो। फिर एक्सप्रेशन में आप क्या करोगे कि एक्सप्रेशन में अगर आप करा रहे हो तो आप या तो इमिटेशन करा लो, एक लफ्ज आपने बोला, कार्ड दिखा के कार्ड है, कार्ड के ऊपर एप्पल बना हुआ है, मैंने बोला एप्पल, बच्चा भी, और उससे मैंने इशारा करके पूछा कि जी मुझे बताओ ये क्या, तो मुझे बता देगा जी एप्पल है। इसी तरह आप क्या करो कि अगर उससे ये भी करा सकते हो कि जी आप एक्शन वर्ड्स पूछ सकते हो, एक्शन कार्ड जो होती है ना गाबा वाली, वो आप पूछ सकते हो कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये इसमें क्या कर रहा है, तो वो आपको बता दे कि जी ये सो रहा है, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ अगर उसने कहा ना सो, तो आपको पता चल जाएगा ये सिर्फ वन वर्ड लेवल पे, इससे आगे नहीं पता। या अगर वो क्या पता तस्वीर को देख के कुछ भी ना बोले, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि मुझे इसे ये एक्शन वर्ब्स भी कराने हैं, ये मैंने अभी इसे सिखाने हैं। साथ साथ आप जो जो से चीज कराते जाओ, कि अगर आप एक चीज उठाने को भी कह रहे हो कि एप्पल और बॉल पड़ा हुआ है, बॉल उठाने को कह रहे हो, और साथ अगर पूछ भी लोगे ना कि ये क्या है, वो नहीं बता पा रहा, तो आपको पता चल जाएगा मुझे इसकी वोकेबलरी के ऊपर भी काम करना है, मुझे इसके वोकेबलरी को भी इंक्रीज करना है। तो इस तरीके से आप ना अपनी क्लिनिक में उसकी असेसमेंट करते हो, और साथ साथ आपको पता भी चल जाता है कि आपने गोल्स क्या क्या बनाने हैं, वोकेबलरी इंक्रीज करनी है या जुमलों को इंक्रीज करना है या उसे कनेक्टेड स्पीच की तरफ लेके जाना है, क्या करना है। एंड थैंक यू सो मच मैम अनम, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू एवरीबडी एल्स। आई एम रियली सॉरी हमें इसको जो है वो शॉर्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज 1 आवर से ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच मैम अनम फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। ऑल राइट एवरीवन, जी अपना जी, ख्याल रखिए सब लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।